हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये हमारे 12th के पोर्शन का सबसे लास्ट टॉपिक है और सारे की सारी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी है उसका यहाँ पर सार निकल के आएगा, कंक्लूजन निकल के आएगा कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखें। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। तो हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था 11th के सिलेबस में, वेव थ्योरी। क्या पढ़ा था? वेव थ्योरी। और वेव थ्योरी में हमने देखा कि हमारे पास जो वेव होती हैं वो मीडियम की रिक्वायरमेंट के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहली तो थी हमारे पास मैकेनिकल वेव, या हमने इनको यांत्रिक तरंगे भी कहा, मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे कहा। और दूसरी थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या बोल दो इनको नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, या विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर अगर कोई भी तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही है तो उसकी माध्यम की रिक्वायरमेंट है या नहीं, इस आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा। तो यांत्रिक तरंग हमने उन तरंगों को कहा, वो तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको हमने कहा यांत्रिक तरंग। जैसे कि ध्वनि हुई, रस्सी में तरंग हुई, ये सारी की सारी तरंगें क्या हमारे पास यांत्रिक तरंगें। और ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं थी उनको हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग, ठीक है, प्रकाश, ये हमारे पास एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो जैसे बोला जाए, जैसे मान लो आप चले गए, मान लो मून पे चले गए, और मून पे अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको सुनाई देगा या दिखाई देगा, कि मून पर आपको सुनाई देगा या दिखाई देगा या दोनों ही काम होंगे, तो हम सीधा सा बोल सकते हैं सर मून पे हमें दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मून पर अगर बात करें तो वहाँ पर देखने के लिए तो जिम्मेदार है हमारे पास कौन सी लाइट? विजिबल लाइट, या बोल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास। दृश्य प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में आता है। मून पर कोई भी मीडियम नहीं है तो वहाँ पर फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या बोल दो दृश्य प्रकाश तो संचरित होगा और हमें दिखाई देगा। लेकिन मून पर कोई भी वातावरण ना होने के कारण, कोई भी माध्यम ना होने के कारण ध्वनि तरंग संचरित नहीं होगी तो हमें सुनाई देने वाला नहीं है। तो साफ साफ बोल सकते हैं स्पेस में वैक्यूम में जाने पर हमें केवल दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल हमने क्लासिफिकेशन किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगें वो तरंगें हैं हमारे पास जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, माध्यम है तो भी बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया। ठीक है, जैसे सन से लेकर अर्थ तक जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं वो विदाउट मीडियम की आती हैं, वैक्यूम से आती हैं, फिर अर्थ पर पहुँच कर उनको एटमॉस्फेयर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भी माध्यम मिल जाए तो वहाँ संचरित नहीं होंगी, नहीं होंगी, वहाँ भी होंगी। माध्यम है तो भी संचरित होंगी, माध्यम नहीं है तो भी संचरित होंगी। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब यहीं पर बात की जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम का कुछ खास मतलब नहीं है। स्पेक्ट्रम मतलब सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, वेवलेंथ के आधार पर इनका एक ऑर्डर रख देंगे कि वेवलेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर में लिख देंगे या घटते हुए ऑर्डर में लिख देंगे, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो तरंगें आती हैं वो है हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इसके बाद आएगा हमारा विजुअल लाइट, इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, फिर एक्स रेज एंड देन गामा रेज। ठीक है, हिंदी में अगर इनको बोलते तो रेडियो को तो रेडियो ही बोलेंगे, रेडियो तरंग हो जाएगा ये तो। माइक्रोवेव हो जाएंगी हमारे पास सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड हो जाएंगी हमारे पास अवरक्त तरंग, विजुअल लाइट सभी जानते ही हैं, दृश्य प्रकाश होता है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणें, एक्स रे और गामा रे। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम है, मतलब उसके प्रकार हो गए। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर
जो इन तरंगों की जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इनकी एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो आपसे बोल दिया जाए बताओ इंफ्रारेड ज़्यादा एनर्जी वाली होती है या अल्ट्रावायलेट, तो साफ साफ बोल सकते हो सर इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि राइट की तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम होगी, अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा होगी। सिंपल सिंपल सा कंक्लूजन, ठीक है। इनके अलावा अगर राइट की तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो सीधी सीधी सी बात है लैम्बडा घट रहा होगा, वेवलेंथ घट रहा होगा, ठीक है। तो अगर उनमें हम कंपैरिजन करें कि भाई किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो सीधी सीधी सी बात है जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास लेफ्ट में है रेडियो वेव, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होती है और साथ में इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम देखें विजिबल लाइट के बारे में, तो विजिबल लाइट ही हमारे पास, ऐसा नहीं है कि विजिबल लाइट ही इकलौती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नहीं। विजिबल लाइट तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी हैं हमारे पास उनमें से केवल हमको दृश्य प्रकाश ही दिखाई देता है, बाकी तो दिखाई ही नहीं देती, बाकी तो दिखाई ही नहीं देती, ठीक है। अगर मैं बात करूं विजुअल लाइट की तो इसमें वही 7 कलर्स आते हैं, वही वेवगियर सबको पता है, ठीक है। ये वेवगियर हो जाएगा VIBGYOR, ये 7 कलर्स इसमें होते हैं हमारे पास। अब ये मैंने जो लिखा है रिवर्स ऑर्डर क्यों लिखा है, क्योंकि राइट की तरफ जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज होना चाहिए, तो इसलिए राइट की तरफ जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। वॉलेट की वेवलेंथ सबसे कम, रेड की सबसे ज़्यादा। इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है तुम्हारे पास हमारे विजिबल रीजन की, ये होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, या कई जगह तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा जो तुम्हारे पास स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उनमें से केवल 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच वाला पार्ट ही आप देख सकते हो। इसके अलावा बाकी वेवलेंथ तो, बाकी तरंगें तो हमको दिखती ही नहीं है। अगर तरंग की जो हमारे पास लैम्बडा जो है वो 3800 से कम हुआ तो वो हमको नहीं दिखने वाले, और 7800 से ज़्यादा हो गया तो भी हमको नहीं दिखने वाले। तो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत ही छोटा सा पार्ट हमको आंखों से विजिबल होता है, ठीक है। जैसे कि सीधी सी बात करो, इस हमने रेडिएशन में पढ़ा हुआ है कि हर बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो रेडिएशन छोड़ती है। मेरा टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी कुछ होता है, हमारे पास हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब मेरी बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। मेरे से भी रेडिएशंस निकल रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। उनको डिटेक्ट करने के लिए हम अलग ही तरह की थर्मल इमेज बनाते हैं जहाँ पर इंफ्रारेड जो है किरणें काम में आती हैं। यूज बताऊँगा अभी इनके सबके, ठीक है। तो कुल मिला के हमें जो आंखों से जो चीज़ें दिखती हैं, आंखों से जो चीज़ें दिखती है उनके लिए केवल ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोर्शन जिम्मेदार है, बाकी हमें दिखता नहीं है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जरा इसका, ले लिया। तो ये हमारे पास टाइप हो गए भाई, यांत्रिक तरंगें वो तरंग हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो तरंगें हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और इनके ये इतने सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। अब यहीं पर आए हमारे पास मैक्सवेल साहब ने हमको कुछ जानकारी दी, देखते हैं जरा क्या क्या जानकारी दी। यह क्वेश्चन बनता भी है इन जानकारियों पर कि आवेश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब हमने 12th के सिलेबस को स्टार्ट किया था तो 12th के सिलेबस के स्टार्टिंग में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको बताया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कि आवेश जो होता है अपने अवस्था के आधार पर कई तरह के प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे अगर बोल दिया जाए आवेश जो है Q जो है वो है विराम अवस्था में, इसमें है विराम अवस्था में है, रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है। आवेश अवस्था में है तो वो केवल उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आवेश नियत वेग से गति करने लग जाए, नियत वेग से गतिमान अगर हो, तो ध्यान रखें आवेश, अगर आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। क्लियर है क्या? अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो आवेश है तो आवेश विराम में हो, चाहे गति कर रहा हो, चाहे त्वरित, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो लेके ही आएगा। तो क्यों विराम अवस्था में तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों अगर गति कर रहा है नियत वेग से तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा। हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म में हम ऑलरेडी ये पढ़ के आ चुके हैं कि एक आवेश के कारण भी क्या आता है, हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र आता है,
ठीक है। लेकिन अगर आवेश जो है तुम्हारे पास नियत वेग से गतिमान भी नहीं हो, ना ही विराम अवस्था में हो, बल्कि त्वरित हो, क्या हो, त्वरित हो, तो त्वरित आवेश क्या करता है, वो उत्पन्न करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सवाल बनता है यहाँ पर कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, नियत वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और एक त्वरित आवेश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी ले लिया। तो एक त्वरित आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। अब यहाँ कहानी ये आती है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कैसे होती होंगी, कि हम कैसे पता लगा हमको कि एक त्वरित आवेश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। तो देखना जरा, इससे पहले एक सवाल और देख लो कि एक चीज़ क्लियर है कि एक त्वरित आवेश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। तो आपसे एक सवाल है कि एक आवेश है हमारे पास, वो कर रहा है SHM, एक आवेश है मान लो वो SHM करने लग रहा है यूं, बताओ क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगा? बताओ। बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर कोई आवेश SHM कर रहा है तो SHM होती है एक त्वरित गति जिसका त्वरण होता है -ω²x। त्वरण क्या होता है? -ω²x। तो मैं कह सकता हूं अगर एक आवेश SHM कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो दोलनी गति या SHM गति जो होती है वो हमारे पास एक त्वरित गति होती है, और त्वरित गति है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगा। ठीक है। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ नियत वेग से नियत चाल से गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है। कि इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास नाभिक के चारों ओर नियत चाल से गति कर रहा है, तो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर वो नियत चाल से गति कर रहा है तो नियत चाल से गति कर रहा है, लेकिन है तो वृत्तीय गति, और नियत चाल से वृत्तीय गति में क्या त्वरण नहीं होता क्या? अरे भाई बिल्कुल होता है, हमेशा अभिकेंद्रीय त्वरण होता है या अंदर की तरफ v²/r। तो त्वरण है मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है, और त्वरित गति कर रहा है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा। मॉडर्न फिजिक्स में आपने पढ़ा भी है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में बताया गया था। ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई होगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन के इसके चारों तरफ घूमने को स्टेबलाइज किया गया था वहाँ पर। ठीक है, कि ये स्टैंडिंग वेव बनाता है जिसकी वजह से यहाँ पर घूमता रहता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारे पास इन क्वेश्चंस की। अब आगे देखते हैं कि भाई मैंने एक वर्ड काम मिल लिया, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो है क्या देखना जरा। तो मैक्सवेल साहब ने क्या कहा, अपनी एक वेव थ्योरी दी जिसको हम जानते हैं मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, EMI, AC, ठीक है, इन सब का कंक्लूजन निकालती है। ठीक है, ये क्या बोलता है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलती है कि अगर कोई भी आवेश त्वरित है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न तो करता ही है, साथ में वो EMW उत्पन्न करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। कि एक त्वरित आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कैसे करता है उसके बारे में इन्होंने क्या बोला, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, इन्होंने बोला कि एक त्वरित आवेश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन करता कैसे है, तो उन्होंने इसकी एक्सप्रेशन दी कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टी का फंक्शन है, ई ब्रैकेट टी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, नियत नहीं है, वो टाइम जैसे जैसे बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। तो उन्होंने कहा एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को, और एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है किसको, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। उन्होंने कुल मिला के क्या कहा कि अगर परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है तो वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता रहेगा, और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता रहेगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दोलन कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तनशील होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परिवर्तनशील होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में बदलता रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से वेरिएशन से क्या चलती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। देखा होगा तुमने ये डायग्राम देखा होगा, देखो बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी ऐसी होती है कि हमारे पास एक्स एक्सेस, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होता है,
इस जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा होता है, ठीक है, और यूं तरंग जा रही होती है इधर सी रफ्तार से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है वाई पर और मैग्नेटिक फील्ड है जेड पर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया जेड पे। कि क्या होता है कहानी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वाई में वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में वेरी कर रहा है और तरंग आगे जा रही है। समझ में आ गया? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो कहानी क्या, उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है तो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते 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 ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? और इसी को हम कह देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल गई। क्लियर है क्या? तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास टाइम वेरिंग, कांस्टेंट नहीं, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक परिवर्तनशील जो विद्युत क्षेत्र है वो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर है क्या? जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि फेराडे का लॉ था। फेराडे साहब ने क्या बोला? फेराडे साहब ने बोला था हमको कि एक ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो होता है -d∅dt मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है वो ईएमएफ के बराबर होती है, विभवांतर के बराबर होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स किसकी वजह से आएगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया ईएमएफ, ईएमएफ मतलब विभवांतर। अब विभवांतर आया मतलब विभव में अंतर, विभव में अंतर है मतलब विद्युत क्षेत्र है वहां। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं बी की वजह से ई प्रोड्यूस होता है। ये तो कौन बता के चले गए? ऑलरेडी फेराडे साहब, पढ़ा भी था हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमआई में। ठीक है, तो क्या है, हमको फेराडे साहब तो पहले ही बता के चले गए थे कि एक परिवर्तनशील बी जो है वो परिवर्तनशील ई प्रोड्यूस कर सकता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और साथ में इसका रिवर्स भी प्रूव किया कि एक परिवर्तनशील ई बी भी उत्पन्न कर सकता है, ये एक दूसरे को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इसी के कारण तरंग संचरित होती है आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब उन्होंने ये कैसे प्रूव किया, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा का, उसकी हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने प्रूव किया कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करेगा और यही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न कर सकता है। कुल मिला के ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है क्या? तो एक बार जरा ये स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया? बहुत बढ़िया। तो मैक्सवेल्स वेव थ्योरी बोलती है कि भाई त्वरित आवेश होता है वो ईएमडब्ल्यू उत्पन्न करेगा और ई और बी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। नेक्स्ट देखते हुए इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था डिस्प्लेसमेंट करंट एक्सपेरिमेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक नई तरह की धारा निकाली, लोगों को प्रूफ की, है कि नहीं? नई तरह की धारा निकाल के लोगों को प्रूफ की कि भाई ऐसी भी कोई धारा होती है। उसको नाम दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कैसे प्रूफ किया कि एक परिवर्तनशील ई के कारण बी भी उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहानी क्या की, उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सर्किट लिया, इसमें चलो भाई एसी करंट फ्लो हो रहा है और ये ले लिया एक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, ठीक है, और इस तार में जो धारा आ रही होगी, तार में चालन की वजह से उसको हम नाम देते हैं आईसी। आईसी क्या है? चालन धारा या कंडक्टिंग करंट, क्योंकि तार में चालन हो रहा है इसलिए आ रही है। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने इस कैपेसिटर के जस्ट बाहर यहां पर एक पॉइंट ले लिया ए और कैपेसिटर के जस्ट अंदर यहां पर एक पॉइंट ले लिया बी, जिसकी इस तार से लंबवत दूरी रखी आर और यहां पर भी कितनी रखी? आर। और यहां इन्होंने एक कंपास रख दिया, एक चुंबकीय सुई रख दी और यहां पर भी एक चुंबकीय सुई रख दी। क्लियर? सिंपल सा अरेंजमेंट है। किसी सर्किट का ये पार्ट रहा होगा, उसमें एक चालन धारा बह रही है आईसी। तो कहानी क्या हुई, उन्होंने देखा कि कैपेसिटर के ठीक अंदर और ठीक बाहर दो पॉइंट लिए ए और बी और उन पर चुंबकीय सुई रख दी और जैसे ही इसमें धारा तुमने संचित कराई तो इन दोनों पर ही हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला। दोनों की दोनों चुंबकीय सुई विस्थापित हो गई और बराबर बराबर विस्थापित हुई। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। क्या ऑब्जर्व किया गया कि जैसे इसमें धारा संचित हमने कराई, आईसी करंट जैसे इसमें आया तो उसकी वजह से ए और बी दोनों पर ही बराबर बराबर डिफ्लेक्शन देखने को मिला।
अब एक बात बताओ, चुंबकीय सुई विस्थापित हुई, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि दोनों ही जगह पर ए और बी दोनों ही पॉइंट्स पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। क्लियर। और बराबर विस्थापित हुई, उसका मतलब क्या है कि दोनों ही जगह पर बराबर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन निकाला गया कि भाई ए और बी कैपेसिटर की प्लेट के ठीक बाहर और ठीक अंदर जो पॉइंट हैं उन पर क्या है, हमारे पास बराबर बराबर डिफ्लेक्शन मिला है, मतलब बराबर बराबर परिमाण का चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही बिंदु पर उपस्थित है। यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा और बी इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो। ठीक है भाई, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देख लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक्सपेरिमेंटली मिल चुका है। अब उन्होंने इनको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश की कि मैथमेटिकली ए और बी बिंदु पर क्या निकालने की कोशिश की उन्होंने, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखते हैं कैसे निकाला होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए अब तक दुनिया में क्या आ चुका थे, एम्पियर लॉ आ चुके थे, क्योंकि मैक्सवेल साहब सबसे लास्ट में आया। उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम फोर्स आ चुका था, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी, EMI AC सब आ चुके थे। ये सबसे लास्ट में क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते इनके दिमाग में चीज़ें चमकी और बड़ी शानदार चीज़ें चमकी हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया, बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करने की कोशिश की। तो बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। बिंदु ए के लिए, बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने एक लॉ पढ़ा है, एम्पियर का लॉ, और एम्पियर का लॉ बोलता है कि B डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट आई। क्या होता है, म्यू नॉट आई। B डॉट dl होता है हमारे पास म्यू नॉट आई होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ अगर देखें पॉइंट ए के लिए, तो पॉइंट ए के लिए हमने क्या किया, ये तार है, तार के चारों तरफ आर त्रिज्या का एक लूप मान लिया। चार के चारों तरफ ये तार है, यहाँ पर ये तार है, इसके चारों तरफ क्या किया हमने, आर त्रिज्या का क्या मान लिया, एक लूप मान लिया। तो एक आर त्रिज्या का लूप मान लेते हैं यहाँ। सिमिलरली बी पॉइंट पर भी मान लेते हैं आर त्रिज्या का लूप। तो ए पॉइंट पर जब हम लिखेंगे तो बी डॉट डी एल तो कितना आ जाएगा, बी इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट, और आई लूप के अंदर जो आने वाला करंट कितना है वो है IC। तो यहां से B की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट IC अपॉन 2πr। तो भाई ए पॉइंट पर तो चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया उन्होंने थ्योरेटिकली, जो कि आना भी चाहिए था, नॉन जीरो है, कोई वैल्यू आनी चाहिए थी, बिल्कुल निकाल ली। लेकिन गड़बड़ यहां हो गई जब इन्होंने बी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। क्या गड़बड़ हुई कि जब इन्होंने बी पॉइंट के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना की तो कहानी बिल्कुल बदल गई। क्या बदल गई कि यहां एम्पियर का लॉ लगाया तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखना था। ठीक है, तो b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई, बट IC तो केवल तार में था, यहां तो कोई तार ही नहीं है, कोई धारा ही नहीं है, मतलब इस लूप के अंदर, अंदर वाले इस बी पॉइंट वाले लूप के अंदर तो कोई धारा ही नहीं जा रही। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अरे भाई चालन धारा तो केवल करंट में इसमें आ रही है ना, तार में, यहां कोई धारा, तार थोड़ी अंदर, यहां तो कोई खाली जगह है, तो इस खाली जगह पर कोई धारा नहीं है, मतलब आई की वैल्यू 0 हो गई। तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई, यहां से 0, आई की वैल्यू 0 है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या आ गया, यहां से 0 हो गया। तो यहीं पर मैक्सवेल साहब का दिमाग खराब। कैसे खराब कि यार ऐसे कैसे, ये तो सारी कहानी गलत हो गई। कैसे कि हमने पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा जो था हमारे पास, वहाँ पर हमने एम्पियर के लॉ को काम में लेके कई तरह के मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्राइव कर चुके हैं, मतलब एम्पियर के लॉ में तो कोई खराबी है नहीं। अब एम्पियर का लॉ हमने अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन किया तो ए और बी पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बराबर बराबर, लेकिन थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए पर तो वैल्यू आ गई बट बी पर 0 आ रहा है। ऐसे कैसे, या तो हमने एक्सपेरिमेंट गलत किया या कैलकुलेशन मिस्टेक की। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, बार बार रिपीट किया कि भाई कोई गलती तो नहीं हो गई, फिर भी उन्होंने बार बार सेम रिजल्ट पाया। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि बी पॉइंट पर डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल मान लिया उन्होंने भाई कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक जो भी है इस कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ठीक है, इस कैलकुलेशन में क्या है, कोई ना कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से आंसर जो है वो बी पॉइंट पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब बी पॉइंट पर आंसर 0 आ रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, मतलब हम ये जो अप्लाई कर रहे हैं ना इसमें मिस्टेक है। और ये तो है एम्पियर का लॉ, ये तो क्या है, एम्पियर का लॉ। मतलब मैक्सवेल साहब ने एम्पियर साहब पे सवाल उठा दिए हैं कि भाई एम्पियर साहब आपका जो ये लॉ है ना, या तो ये गलत है, या तो ये गलत है, या फिर इसमें कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई कमी है, पूरा नहीं है, अधूरा लॉ है यहाँ पर। अब सीधी सी बात है, गलत तो है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये गलत होता तो जितना भी हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा है
वहाँ पर सारी कहानियाँ गलत हो जाती फिर तो, लेकिन वो सही साबित हुई हैं, मतलब वो गलत तो नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई गलत तो यार नहीं है, बड़ा कन्फ्यूजन में आ गए एकदम, 3-4 दिन तक सोए नहीं। कैसे कि गलत तो ये नहीं है, ये लॉ इतना है कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल होता है एक एम्पियर लूप के लिए, वो होता है म्यू नॉट आई। तो गलत तो ये नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा मेंटेन करके आ चुके हैं अपन इस पर। तो पक्का ये कुछ ना कुछ अधूरा हो सकता है कि कोई टर्मिनोलॉजी है जो इसमें मिसिंग है, कोई टर्मिनोलॉजी जो है वो इसमें मिसिंग है, जो वहां पर तो प्रभाव नहीं डाल रही थी लेकिन यहां पर डाल रही है वो प्रभाव। तो उन्होंने सोचा भाई क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो उनके दिमाग में एक चीज़ आई, बैठे बैठे फिर से उन्होंने अपने नोट्स निकाले, वापस पढ़ने लगे, फिर से भाई पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा। तो उनके दिमाग में एक चीज़ चमकी, फैराडेज लॉ। कि फैराडेज लॉ जो बोलता है वो बोलता है कि किसी भी जगह पर परिवर्तनशील अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आया जाता है प्रेरित, मतलब बी की वजह से ई प्रेरित हो जाता है। तो क्या ऐसा यहां पर हो सकता है कि भाई जैसे तुमने धारा लेके आए तो इन कैपेसिटरों पे आवेश आया होगा Q, और Q के कारण विद्युत क्षेत्र आया होगा, Q के कारण क्या आया होगा, विद्युत क्षेत्र, कि भाई इसकी वजह से यहां पर Q आवेश आ गया होगा, इस पर प्लस Q आ गया, अंदर वाली पे माइनस Q आ गया, ठीक है। और इस Q की वजह से U इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी E = Q/A∁0, बिल्कुल हो जाएगी। तो उनके दिमाग में आया कि यार फैराडे साहब बोल के गए थे कि परिवर्तनशील B की वजह से, परिवर्तनशील B की वजह से प्रेरित विद्युत क्षेत्र E आ जाता है। तो क्या यहाँ ऐसा तो नहीं है कि E चेंज होने की वजह से B आ रहा हो, क्योंकि Q चेंज होगा, धारा चेंज होगी, धारा चेंज होगी तो Q चेंज होगा, Q चेंज होगा तो E चेंज होगा, और E चेंज होने की वजह से B आ रहा हो। ये उनके दिमाग में यार बड़ी शानदार चीज़ है उनके दिमाग में। तो उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की। क्या कैलकुलेट करने की कोशिश की कि भाई मैं देख लेता हूँ कि जिस तरह से परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के कारण ईएमएफ आ जाता है, विद्युत क्षेत्र आ जाता है, उसी तरह से कहीं परिवर्तनशील विद्युत फ्लक्स के कारण कहीं ये चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं आ रहा। ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर चालन धारा के कारण नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कहीं विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण तो नहीं आ रहा। तो उन्होंने इस पे ऊपर कैलकुलेशन किया। क्या कैलकुलेशन की देखना, तो उन्होंने देखा यहाँ पर कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना आया, Q/A∁0, ठीक है। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, फाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आ जाएगा E जैसे किया तो ये बन गया Q/ε0, और Q की वैल्यू यहां से आ गई ε0 फाई E। अब फाई E जो है वो बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, बदल रहा है। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन किया उन्होंने dQ/dt, तो dQ/dt की वैल्यू आ गई ε0 dφE/dt। तो उनके दिमाग में एक चीज़ चमकी यार कि dQ/dt मतलब आवेश में परिवर्तन की दर, आवेश प्रवाह की दर। आवेश में परिवर्तन की दर या प्रवाह की दर जो होती है वो तो धारा होती है, लेकिन अंदर इसके कोई तार नहीं है, कैपेसिटर के अंदर कोई तार नहीं है, फिर भी धारा जैसा एक प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने एक अलग ही नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, कि ये अलग ही तरह की धारा है। ये तार में चालन के कारण नहीं आई है, ये तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण आई है। तो उनके दिमाग में बड़ी चीज़ें क्लियर हुई, बड़ी शानदार रिजल्ट निकले। कैसे कि यहाँ अगर हमने देखा तो अभी तक तो कहानी ये हो रही थी कि भाई धारा आ रही थी, तो धारा के कारण क्या आ रहा था, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंदर क्या है, हमारे पास चुंबकीय जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक धारा अपने आप आ रही है, जो कि चालन से तो नहीं। तो सीधी सीधी बात है, चालन जैसा इफेक्ट तो इसका नहीं आएगा, अलग तरह का आएगा। क्लियर है क्या? तो चालन धारा तो वो नहीं है, तो उसको उन्होंने अलग से नाम दिया विस्थापन धारा। अब उन्होंने एक्सप्लेन किया, अब उन्होंने चीज़ें दिमाग में एकदम सारी चीज़ों को एक साथ समराइज किया और बोला। क्या बोला उन्होंने कि फैराडे साहब ने पहले ही प्रूफ कर रखा है कि भाई परिवर्तनशील बी की वजह से ई आ जाता है। यहाँ इन्होंने प्रूफ कर दिया कि देखो परिवर्तनशील ई की वजह से, परिवर्तनशील इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक विस्थापन धारा आ जाती है, और विस्थापन धारा के कारण ही यहाँ पर क्या आ रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा होगा। तो इस तरह से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि एक परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो है एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। और इतना बोलते उन्होंने सबको मिक्स कर दिया, सारे के सारे रिजल्ट्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे कंक्लूजन्स को मिक्स करके अपने चार समीकरण निकाल दिए। क्लियर है क्या? तो इस तरह की कहानी उन्होंने प्रूफ किया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को जो दिमाग में रखना वो याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ε0 dφE/dt। ठीक है, तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ भाई, तो कहानी देखिए एक बार फिर से क्या हुई। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने पाया कि भाई इस प्लेट के ठीक बाहर और अंदर बराबर चुंबकीय क्षेत्र आया,
ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने पर, एम्पियर लूप से कैलकुलेट करने पर बाहर वाले पॉइंट पर तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया, बट अंदर वाले पे 0 आया, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत है। फिर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर क्या है, इसके अंदर आवेश जो है वो परिवर्तनशील है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तनशील है, तो फ्लक्स परिवर्तनशील होगा। तो परिवर्तनशील विद्युत फ्लक्स के कारण एक अलग ही वहाँ पर क्या आएगा, एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन कहें तो क्या हो जाएगी, किसी बिंदु पर परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण, किसी बिंदु पर परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण वहां पर एक विद्युत धारा अपीयर हो जाती है, प्रकट हो जाती है, उस विद्युत धारा को हम कहते हैं विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट। याद रखना ये चालन की वजह से नहीं आई है, इसलिए मैंने उसको चालन धारा आईसी और इसको आईडी नाम दिया, दोनों डिफरेंट है। क्लियर है क्या? तो उन्होंने सोचा क्या क्या आया उनके दिमाग में कि भाई एम्पियर साहब अब तक तो सही थे, अब तक इसलिए सही थे क्योंकि वहाँ पर कहीं भी जितना भी हमने मैग्नेटिज्म किया, वहीं वहाँ पर कहीं भी हमने परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण इफेक्ट नहीं देखे, तो इसलिए वहाँ सारे के सारे रिजल्ट आ गए। वहाँ पर केवल चालन धारा थी, इसलिए सारा का सारा करेक्ट आया। ठीक है, वहाँ विस्थापन धारा नहीं थी। अगर विस्थापन धारा है तो इस लॉ में थोड़ा सा करेक्शन होगा, और उन्होंने करेक्शन करके इसको अपने नाम पे समीकरण दे दी। एम्पियर लूप को, एम्पियर समीकरण को उसने नाम दिया एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। इसमें थोड़ा सा उन्होंने करेक्शन किया, करेक्शन करके एक समीकरण दी एम्पियर मैक्सवेल नियम बोल दो या समीकरण बोल दो। उन्हें करेक्शन किया और बोला कि किसी भी बंद लूप से B डॉट DL जो होता है वो होता है म्यू नॉट केवल IC, केवल I चालन धारा नहीं, IC प्लस ID होता है, चालन धारा प्लस विस्थापन धारा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू नॉट IC तो है ही, प्लस म्यू नॉट ID की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन D फाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई dt। ये है हमारे पास क्या, एम्पियर का एक्चुअल करेक्ट लॉ। ठीक है, विद करेक्शन। एक बार ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इससे उन्होंने एक्सप्लेन कैसे कर दिया कि भाई अभी तक जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो पढ़ के आए थे वहाँ पर आईडी तो था ही नहीं, तो आईडी को जीरो कर दिया। आईडी को जीरो कर देंगे तो सेम वही लो बन जाएगा जो पहले था, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पर विद्युत क्षेत्र के कारण आईडी भी आ जाए तो वहाँ पर आईडी वाली टर्म को भी कंसिडर कर लिया जाएगा। अब इससे आंसर निकाले जाएंगे। तो इस तरह से लोगों को उन्होंने साइंटिस्ट को सेटिस्फाई भी करा दिया और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए थे इस चीज़ के लिए, अपनी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एम्पियर का मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि सर एक और चीज़ देखें ज़रा, कि चलो हमने इतना तो मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की कुछ चीज़ होती है, वैल्यू होती है एप्सिलॉन D फाई E बाई dt, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की रेट। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि आईडी के कारण वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बी बिंदु पर वो कितना आया होगा, इसकी उसने कैलकुलेशन की। क्योंकि ए पर तो पहले एम्पियर लॉ से कैलकुलेट कर चुका है। क्योंकि अगर मैं ए पॉइंट की अगर देखूँ तो ए पॉइंट पर अब एक्चुअल में जो मैक्सवेल नियम है वो ये है, जब मैं ए पॉइंट के बाहर वाले बिंदु की बात करूँगा तो वहाँ तो आईडी जीरो हो जाएगा। आईडी जीरो हो जाएगा तो धारा केवल आईसी होगी, आईसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। और जब अंदर वाले पॉइंट पर आएगा तो वहाँ आईसी जीरो हो जाएगा तो आईडी के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो देख लें जरा, स्क्रीनशॉट आपने ले रखा है तो मैं डायग्राम दिखा नहीं रहा बात। ए पॉइंट की बात करो तो ए पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे कि बी डी एल या बोल दो बी इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट IC। क्यों? क्योंकि वहाँ आईडी जीरो है, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट IC बाई 2πr। और अगर मैं बी बिंदु की बात करूँ तो वहाँ क्या बोलेंगे, बी डी एल मतलब बी इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट। अब IC तो है नहीं, IC तो जीरो हो गया तो केवल आईडी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ID बाई 2πr। तो इस तरह से उसने बोला कि भाई यहाँ पर ऐसा रहा होगा रियलिटी में कि जितना IC है ना उतना ID रहा होगा, तभी जाके ए और बी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर आए होंगे। और इस तरह से उसने वैल्यू कैलकुलेट कर दी। समझ में आ गया? तो इस तरह से उसने अपना डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि किस तरह से हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट करंट अपीयर होता है। ठीक है, आईडी की अगर यहाँ वैल्यू लिखूँ तो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट D फाई E बाई dt। तो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण आ गया है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये तो ऑलरेडी फैराडे साहब बता के चले गए। तो इस तरह से पूरी तरह से ये प्रूफ हुआ कि एक टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये एक दूसरे को उत्पन्न कर सकते हैं, जिनके कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संचरित होती हैं।
समझ में आ गया? उम्मीद तो मैं समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या था। क्लियर? तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी हमारे पास किसकी, इसके एक्सपेरिमेंट की। अब देखें जरा आगे, यहीं पर मैक्सवेल साहब ने क्या किया, इतना तो सिद्ध कर दिया भाई, मैक्सवेल साहब ने इतना तो सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारे पास कि एक टाइम वेरिंग बी ई उत्पन्न करेगा और ई है वो बी उत्पन्न करेगा, ठीक है। और यहीं पर उसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मिला के 4 अपनी समीकरण दी और बोला कि भाई जो तुम आज तक पढ़ के आए हो ना उन सबका निचोड़ ये 4 समीकरण है। तो मैक्सवेल की 4 समीकरण कौन सी हैं? मैक्सवेल की पहली समीकरण है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई डॉट डी ए जो होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबको पता ही है, गॉस का नियम है, ठीक है। उन्होंने अपनी पहली समीकरण दी, जो गॉस लॉ था उसी को अपनी पहली समीकरण बोल दिया कि भाई किसी भी बंद पृष्ठ से जाने वाला जो फ्लक्स है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। गॉस का नियम है जिसमें क्यू जो होता है बंद पृष्ठ के अंदर सभी आवेशों का बीजगणित योग है और ई जो है वो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल ई नेट है सभी आवेशों के कारण। ई तो होता है सभी आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू है अंदर वाले टोटल आवेश, ठीक है। दूसरा इन्होंने अपनी समीकरण बोली, ठीक है, दूसरी क्या बोली कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए है वो होता है 0, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स आएगा किसी बंद पृष्ठ से वो तो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो फ्लक्स आएगा बंद पृष्ठ से वो आएगा ऑलवेज 0। और ऑलवेज 0 क्यों आएगा? क्योंकि जितनी लाइनें आ रही होंगी उतनी ही जा रही होंगी, तभी तो 0 होगा। और तभी 0 होगा इसका मतलब क्या है कि जितनी लाइनें आई उतनी गई का 0 का होने का मतलब क्या है कि जितना यहाँ पर नॉर्थ पोल की सामर्थ्य होगी उतनी ही यहाँ साउथ पोल की सामर्थ्य होगी। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इससे? इन्होंने बोला कि भाई किसी बंद पृष्ठ से जाने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो हमेशा 0 होता है, मतलब जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी ही जाएंगी, मतलब जितना सामर्थ्य का नॉर्थ पोल है उतनी ही सामर्थ्य का साउथ पोल वहाँ अवेलेबल होगा ही होगा। सीधा सीधा सा कंक्लूजन ये निकला कि कभी भी अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। अकेला ध्रुव चुंबकीय में ध्रुवों में कभी नहीं मिलने वाला। दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्थ ध्रुव है या फिर अपने पास दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, मिलेंगे तो दोनों मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ कहते हैं। ये क्या हमारे पास गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं बस यहाँ पर उसका कंक्लूजन बता रहा हूँ कि उसने किस तरह से पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 इक्वेशन में समेटा। तो पहला तो उन्होंने क्या बोला कि गॉस का लॉ है, दूसरा उसने गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म दे दिया और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ये बोलता है कि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, कभी भी एकल ध्रुव जो है अस्तित्व में नहीं होता। तीसरी इन्होंने समीकरण दी वो फैराडे वाली काम में ली। क्या बोला उन्होंने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। और ये फाई कौन सा होता है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो इसको फाई भी नाम दे देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ईएमएफ के बराबर होती है। तो यहीं से प्रूफ किया गया था, फैराडे ने प्रूफ किया था कि बी के कारण क्या उत्पन्न होता है? ई उत्पन्न होता है। और अपना चौथा समीकरण जो इन्होंने दिया वो है लास्ट जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था एम्पियर का करेक्शन वाला। तो उन्होंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन बी डी एल जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, और आई डी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो इस तरह से मैक्सवेल ने 4 अपनी समीकरण दी। अगर कभी भी समीकरण पूछी जाएगी तो डायरेक्ट पूछ ली जाएगी भाई मैक्सवेल की चौथी समीकरण क्या है, तो यह सीक्वेंस याद रखना। तो ये जो हमारे पास समीकरण है एक बार इनका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? बहुत बढ़िया। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया? मैक्सवेल ने जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो तुम अब पढ़ के आए हो ना उन सबको इन 4 समीकरणों में समेट दिया। कैसे? गॉस के नियम से पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइव हो सकता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, ठीक है। फिर इससे मैग्नेटिज्म को समझा कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं की सारी चुंबकीय रेखाओं की सारी प्रॉपर्टी आई। उसके बाद ईएमएफ वाला इससे पूरा का पूरा ईएमआई हो जाता है हमारे पास। फिर इसके बाद ये वाला बात हमारे पास ये ईएमआई का और भी मॉडिफिकेशन रूप है कि फाइनल ये होगा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पार्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर केवल चार्ज था, यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड आया था, और यहाँ पर चार्ज एक्सलेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएंगे, एक दूसरे को कन्वर्ट कर करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलाएंगे। तो इस तरह से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो इन 4 समीकरणों में समेट दिया गया।
क्लियर। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक्सप्लेन कर देगा, ये दोनों लॉ EMI और मैग्नेटिज्म वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे, ये चौथी समीकरण EMW को एक्सप्लेन कर देगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल मैं बोलूँ कि कौन सी समीकरण जो है मैक्सवेल की जो ये बताती है कि एक परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, तो कौन सी है? तीसरी समीकरण, कि ये बताती है कि B के कारण E आता है, ठीक है, और E के कारण B आता है, ये बताएगी चौथी समीकरण। तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है मैक्सवेल वेव थ्योरी, ठीक है। दोनों का ही क्या है? इन दोनों समीकरणों का तीसरी और चौथे समीकरण का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कि ई बी को और बी ई को उत्पन्न करेगा, ठीक है। और इसी पर बेस्ड लॉरेंस फोर्स भी तुमने पढ़ा है ऑलरेडी कि ई और बी दोनों उपस्थित हों तो लॉरेंस फोर्स आता है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ से देखना तुम बड़ी शानदार चीज़ें हो जाती है। कैसे कि अगर हम लॉरेंस फोर्स की बात करें तो वो होता है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, कि किसी भी आवेश पर जो नेट फोर्स होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो इतना होता है। और फैराडे साहब मैक्सवेल साहब बोल के चले गए कि ई बी में और बी ई में बदल के चला, बी तो ई में बदल जाएगा और ई बी में बदल जाएगा, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो भाई साहब पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। कैसे कि अगर किसी एरिया में तुमने अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अचानक से इंक्रीज कराया तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर जाए, तो ये वाला फोर्स कंपोनेंट वेरी कर जाएगा। ई को ई से छेड़छाड़ की तो बी वेरी कर जाएगा। तो कुल मिला के ये कहानी बड़ी ही पेचीदा हो जाएगी फिर, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट एक मत दिमाग में रखना, लॉरेंस फोर्स की बात यहाँ छिड़ी गई है तो कि लॉरेंस फोर्स जो है ना हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। लॉरेंस फोर्स की वैल्यू जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। फ्रेम अगर हमारे पास है, अगर हम एक ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं या फिर हम किसी कोई ऐसे फ्रेम से देख रहे हैं जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स चेंज हो सकता है क्योंकि बी चेंज हो सकता है, फ्रेम डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स चेंज हो सकता है क्योंकि ये भी फ्रेम डिपेंडेंट है। बट नेट फोर्स चेंज नहीं होगा। क्यों? बी बढ़ेगा तो ई घट जाएगा, ई बढ़ेगा तो बी घट जाएगा, आपस में कन्वर्टेबल है ही, ठीक है। जस्ट बता रहा है स्टाइल मारने के लिए, दिमाग में रखना है तो रख लेना भले, बाई चांस ही मिलेगा ये। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, मैक्सवेल की वेव थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से उत्पन्न हो रही है, क्या कॉज था उसका, मैक्सवेल वेव थ्योरी थी क्या रियलिटी में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डिटेल में कि भाई कैसे उत्पन्न की जाती है और कैसे ये प्रोपेगेट करती है, ठीक है। थैंक यू।